हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये BHIC 131 जिसका एग्जाम आप लोग का कल है, उसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन 1 to 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम। अदरवाइज आप लोग ये PDF परचेज कर सकते हो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर और उससे पढ़ सकते हो। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि मेन फीचर्स क्या थे इकोनॉमी के लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, पहले समझते हैं कि वैदिक पीरियड कब से कब तक था। ये था 1000 BCE से 600 BCE तक। ओके, आपको ये बात पता होनी चाहिए, BCE से पहले जो ईयर्स होते हैं वो उल्टे चलते हैं। ठीक है, पहले 2000 आएगा फिर 1999 आएगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो, ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यंस मेनली जो है कैटल रेयरिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है, कैटल रेयरिंग क्या होता है? गाय भैंस बकरी ये सब चढ़ाना। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड जो था, अर्ली में वो लोग इस पे थे, लेटर वैदिक पीरियड की हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आया। पेस्टोरल इकोनॉमी से ये एग्रेरियन इकोनॉमी बन गई थी। ठीक है, यानी कि एनिमल्स वगैरह से खेती की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, इसी वजह से इस पीरियड को इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी पीरियड कहा जाता है। अब हम देखें, देखो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर जो था पहले जो था सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, लेकिन अब सबसे बड़ा बेस बन गया था। ठीक है, फिर रोल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी आया, आयरन एक्सेस आ गए, RE वगैरह आ गई, और काफी सारे जो है फॉरेन फॉरेस्ट वगैरह में जो है ये सब यूज होने लग गई थी। ठीक है, साथ ही साथ आयरन प्लो शेड्स भी आ गए थे, जैसे कि आयरन प्लो वगैरह जिससे फार्मिंग वगैरह इजी होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स उगने लग गई थी, राइस, वीट, बार्ले, पर्सल्स, ये सब। ठीक है, पहले ऐसी नहीं थी, पहले सिर्फ बार्ले थी, फिर ये सारी क्रॉप्स आ गई थी। ठीक है, और इसके साथ साथ डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्टोरलिज्म, यानी कि पहले जो था कैटल पे पूरी वेल्थ डिपेंडेंट थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये सिचुएशन बदल गई थी। ठीक है, कैटल स्टिल इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उनका जो है यूज प्लोइंग, ट्रांसपोर्ट, रिलीजियस रिचुअल इन सब में होना लग गया था, रादर देन इकोनॉमी के यूज के लिए, वेल्थ के लिए वो लोग नहीं यूज करते थे। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर के साथ साथ क्राफ्ट भी डेवलप हुई, सोसाइटी में स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन दिखने लग गए थे, जैसे कि आर्टिसंस, वीवर्स, लेदर वर्कर्स, ये सब। ठीक है, साथ ही साथ आपका एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ। ट्रेड की बात करें अगर हम, तो एग्रीकल्चर और क्राफ्ट्स के डेवलपमेंट से सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया था, यानी लोग अपनी जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गए थे, और जब भी सरप्लस आता है तब ट्रेड बढ़ जाती है। ठीक है, मर्चेंट्स का काम आ गया था, मर्चेंट्स अलग अलग रीजन में गुड्स ले जाकर बेचने लग गए थे। ठीक है, पन्ना का काम आ गया था, पन्ना होता है बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम तब भी यूज होता था, लेकिन लेटर वैदिक टेक्स्ट में एक वर्ड मिलता है हमें, पन्ना। पन्ना मतलब आप बार्टर की जगह यूज कर सकते हो, ये एक अर्ली मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था। ये फ्यूचर मॉनेटरी सिस्टम की शुरुआत को जो है शो करता था, जो अब हम पैसे यूज करते हैं उसकी स्टार्ट जो है यहां से हुई थी। ठीक है, सोशल चेंजेस वगैरह आ गए थे, इकोनॉमिक चेंजेस के साथ सोशल चेंजेस आए थे। वर्ना सिस्टम जो है और ज्यादा रिजिड हो गया था, यानी कि कास्ट में ही जन्म हुआ, वही कास्ट वाला ऑक्यूपेशन फॉलो करोगे। शूद्रा की जो पोजीशन है वो बहुत लो चली गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा में। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी हुआ था, स्पेशली गैगेंटिक प्लेन्स जो थे वहां पर। ठीक है, क्योंकि ये रीजन जो था फर्टाइल था, काफी वाटर रिसोर्सेज थे, तो इसने भी एक्सपेंशन में हेल्प करा था। ओके, तो यही सब था हमारा कि क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन द 6th century BC, ऑल्सो डिस्कस इट्स प्रिंसिपल टीचिंग। बेसिकली बुद्धिज्म का राइज कैसे हुआ था, बुद्धिज्म कैसे आया था, और इसकी प्रिंसिपल टीचिंग क्या थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बारी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है अलग से भी। ओके, देखो 6th century BC यानी लगभग 2500 पहले इंडिया में बहुत बड़े सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस चेंजेस आए थे। इसी पीरियड में कई नए रिलीजियस मूवमेंट आए थे, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की शुरुआत गौतम बुद्धा ने की थी, यह आप लोग को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बुद्धिज्म ने लोगों को एक सिंपल और प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ दिया था, और इसी वजह से बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया था। सबसे पहले देखते हैं कि बुद्धिज्म राइज कैसे हुआ, कैसे आया। ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वैदिक रूल्स, हमने अभी वैदिक रूल्स का पढ़ा। देखो वैदिक रूल्स जो थे ना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे, काफी ज्यादा लोगों को मोक्ष या फिर सैल्वेशन प्राप्त करने के लिए ना सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे, और ब्राह्मण के पास जाना पड़ता था, तो कॉमन लोगों के लिए सब डिफिकल्ट हो गया था।
बुद्धिज्म में इसका सोल्यूशन था, क्योंकि बुद्धा ने कहा था मुक्ति के लिए एक्सपेंसिव रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा कॉन्डक्ट रखो, राइट थिंकिंग रखो, सोच साफ रखो, तो अपने आप जो है सिंप्लिसिटी से तुम अट्रैक्ट कर लोगे मोक्ष। ठीक है। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिज्म, मैंने बताया अभी वैदिक पीरियड में ब्राह्मण वगैरह का रूल बहुत ज्यादा हो गया था, और जो कि आप ब्राह्मण बनोगे आपकी कास्ट से डिसाइड होता था, तो इसमें आपका कोई रूल ही नहीं था। बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, इसलिए वो पॉपुलर हो गया था। ठीक है। फिर आया डिसकंटेंट अमंग द मर्चेंट क्लास। देखो 6th सेंचुरी बीसी में ना ट्रेड और कॉमर्स बहुत बढ़ गया था, और इससे मर्चेंट या फिर वैश्य क्लास पावरफुल हो रही थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, मर्चेंट एनिमल सैक्रिफाइस को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें लगता था ये बहुत वेस्टफुल है, नॉन वायलेंस के अगेंस्ट है। ठीक है। बुद्धिज्म ने अहिंसा, पीस, एथिकल बिजनेस को सपोर्ट किया, और इसी वजह से मर्चेंट जो है बुद्धिज्म के ज्यादा सपोर्टर बन गए थे। ओके। ग्रोथ ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स, उस समय कई रिपब्लिकन स्टेट्स आए थे जिन्हें हम कहते हैं गना संघास। ठीक है। जैसे कि वज, ये सारे नाम है। इन रीजन्स में डिस्कशन और डिबेट को इंकरेज किया जाता था, लोग अपनी अलग सोच रखते थे, और इसी एनवायरनमेंट ने बुद्धिज्म जैसे नए कॉन्सेप्ट को ग्रो करने में हेल्प करा था। ठीक है। इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, यानी कि देखो लोग सवाल पूछ रहे थे ऐसे जो बहुत फिलोसफिकल सवाल होते हैं ना, कि लाइफ क्या है, सफरिंग क्या है। बुद्धा ने इन क्वेश्चंस का ना प्रैक्टिकल आंसर दिया था, और इसी वजह से बुद्धिज्म रैपिडली स्प्रेड हुआ था। अब अगर हम प्रिंसिपल टीचिंग की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं द 4 नोबल ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देखो इसमें बेसिकली 4 नोबल ट्रूथ्स में क्या बताया गया कि लाइफ में सफरिंग है, और हर इंसान किसी ना किसी फॉर्म में दुख एक्सपीरियंस करता है। पहला फर्स्ट नोबल ट्रूथ है दुख। ठीक है। दूसरा आता है समुदाय, सफरिंग का मेन कॉज है ये। ठीक है। इसमें आता है तृष्णा, दैट इज डिजायर, जितनी ज्यादा डिजायर होगी उतना ज्यादा आप सफर करोगे, जितनी ज्यादा आप मटीरियलिस्टिक सोच रखोगे उतना ज्यादा। ठीक है। फिर थर्ड नोबल ट्रूथ है निरोधा, अगर डिजायर्स खत्म कर दी जाए तो सफरिंग भी खत्म हो सकती है। और फिर आता है मग्गा, सफरिंग खत्म करने का वे, दैट इज 8 फोल्ड पाथ। ठीक है। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है वो देखें, तो इसमें शामिल होते हैं बेसिकली कि आपको राइट व्यू रखो, अपनी इंटेंशन साफ रखो, अपना बोलचाल साफ रखो, अपने कर्म सही रखो, और सही एफर्ट करो, सही जिंदगी जियो, वो सब 8 ट्रुथ है यहाँ पे, ये 8 मेंशन है। ठीक है। फिर डॉक्ट्रीन ऑफ अनात्मन एंड अनिका। देखो अनात्मन मतलब बुद्धा ने परमानेंट सोल को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होता, और अनिका मतलब हर चीज टेम्परेरी है, सब कुछ चेंज होता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और इसी इम्परमानेंस को अनिका कहते हैं। ठीक है। यानी कि आपकी जो आत्मा है वो कोई परमानेंट नहीं, वो चेंज होती रहेगी, तो इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। मिडिल पाथ का बताया था, मिडिल पाथ मतलब बहुत ज्यादा लग्जरी में भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा सफरिंग में भी नहीं जाना, मिडिल पाथ चूज करो। ठीक है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संघा, जो हमने पढ़ाई था कि अपनी टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए बुद्धा ने संघा स्टैब्लिश किए थे। संघा जो है मॉन्क्स और नन की ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी होती थी, और इसी संघ ने बुद्धिज्म को इंडिया और बाद में एशिया के अलग अलग रीजन्स तक पहुंचाया है। ठीक है। अगर हम देखें इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, तो बहुत सिंपल एक रिलीजन कहा जाता है इसे, रिचुअल्स को रिजेक्ट करता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, अहिंसा और मोरालिटी को प्रमोट करता है, और सबके लिए ये ओपन था। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है राइट एन एसे ऑन द मेन फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो होता था ये देखना है। देखो पहले तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें मेनली 3 सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है, 3 जगहों से, दैट इज अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था, फिर आता है मेगास्थनीज की इंडिका, और फिर आता है अशोका के एडिक्ट्स। ये 3 चीजें हैं यहाँ पे मेंशन है, इन 3 से हमें जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है मॉडर्न एम्पायर की मिली है। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ऊपर किंग होता था, किंग एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, जस्टिस, रेवेन्यू सब कुछ कंट्रोल करता था, और उसकी हेल्प के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे या फिर महामत्यास, दैट इज हाई ऑफिशियल्स। ठीक है। फिर आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर बहुत बड़ा था इसलिए प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, और इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस क्या थे इसके, तक्षशिला, उज्जैन, तोसैला, सुवर्णगिरी। ठीक है। इन्हें जनरली रॉयल प्रिंसेस या फिर कुमारास गवर्न करते थे। ओके। फिर आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे नीचे विलेज लेवल था। विलेज के हेड थे ग्रामिका, ग्रामपति जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है। ये टैक्सेस कलेक्ट करते थे और लोकल इश्यूज को हैंडल करते थे। अब अगर हम इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो स्टेट की मेन इनकम आती थी लैंड रेवेन्यू से। फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस का लगभग 1/6 से लेकर 1/4 टैक्स देते थे,
और इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे यहाँ पे दो, एक था समाहर्ता जो टैक्स कलेक्ट करता था और एक था सनिधत्ता जो ट्रेजरी मैनेज करता था, यानी कि जो भी पैसा आता था उसको मैनेज करना। ठीक है, फिर आता है आपका स्पाई सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे यूनिक फीचर थी इसका स्पाई नेटवर्क। कौटिल्य स्पाइस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे क्योंकि ये लोग जो है सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। स्पाई पता ना क्या होते हैं, जो नजर रखते हैं, वो सब। ओके, फिर आता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न एम्पायर के पास पावरफुल आर्मी थी और आर्मी के 4 पार्ट थे, इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट्स और एलिफेंट। ठीक है, आर्मी का चीफ कौन होता था? सेनापति। फिर आता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 2 इंपॉर्टेंट कोर्ट्स थे इसमें, एक तो धर्मस्थिया कोर्ट जो सिविल केसेस को हैंडल करते थे और एक था कंता कोसोधाना कोर्ट्स। ठीक है, ये क्रिमिनल केसेस को करते थे। ये दोनों कोर्ट्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं। जितना इनको पढ़ोगे तभी कर पाओगे, सिर्फ मेरी आंसर सुनने से इतना याद नहीं रहेंगी चीजें, पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, अब इसमें अशोका का कंट्रीब्यूशन भी था। अशोका ने धमा महामत्यास अपॉइंट किए थे जो मॉरल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर का काम करते थे, यानी कि ये देखते थे कि हर इंसान सही पाथ पे चल रहा है, सही चीजें फॉलो कर रहा है या नहीं। तो यही था मॉडर्न एम्पायर का मेनली एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, थोड़ा बहुत पढ़ो इसको बार बार, अगर नहीं समझ आ रहा 2-3 बार सुनो वीडियो, शायद याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज अशोकास धमा पॉलिसी, व्हाट वर इट्स मेन एलिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अशोका मौर्यन एम्पायर के सबसे फेमस रूलर थे। कलिंगा वॉर के बाद उसने बहुत डिस्ट्रक्शंस और डेथ देखी थी जिससे वो डीपली अफेक्ट हुए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक नई पॉलिसी शुरू की थी, धामा। धामा कोई नया रिलीजन नहीं था, ये एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था जो लोगों को अच्छा इंसान बनने की सीख देता था। सिंपल, ठीक है, कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, थोड़ा बहुत बुद्धिज्म से रिलेटेड वाला। ठीक है, अगर हम मीनिंग देखें धामा का, तो अशोका का धामा सभी रिलीजन्स के लोगों के लिए था और इसका मेन पर्पस था मॉरल वैल्यूज को प्रमोट करना, सोशल हार्मनी लाना, सब एक मिलके रहेंगे और लोगों के बीच यूनिटी क्रिएट करना। ठीक है, साथ रहने वाली फीलिंग। इम्पैक्ट ऑफ कलिंगा वॉर अगर हम देखें, इस पे क्या आया था, कलिंगा वॉर में बहुत लोग मरे थे और बहुत लोग सफर करे थे, इसलिए अशोका ने डिसाइड करा था कि अब वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट नहीं, यानी कि वॉर वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि मॉरल कॉन्क्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम मेन एलिमेंट्स देखें धामा के, तो सबसे पहले आता है रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, इजी। नॉन वायलेंस, यानी कि लड़ाई झगड़े नहीं। चैरिटी एंड कंपैशन, लोगों के साथ अच्छे से रहो, गरीबों की मदद करो, ये सब। ट्रूथफुलनेस इन मॉरल कंडक्ट, सच बोलो, सेल्फ कंट्रोल रखो, दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दो। ठीक है, यही सब। अब आते हैं धामा महामत्या एंड रॉक एडिक्ट्स। देखो, अशोका ने स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, अभी हमने देखा था धामा मत्या के बारे में, हमने सब कुछ पढ़ा था अभी ऊपर। ठीक है, अब अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे धामा पॉलिसी के? एक तो सोशल हार्मनी, सब मिलजुल के रहो, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, अपना बिहेवियर सही रखो, लोगों के भले के बारे में सोचो और यूनिटी बना के रखो। इजी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत बेसिक चीज है। एक अच्छे इंसान में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब धामा पॉलिसी में थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, राइट एन एस्से ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट तमिलहम, दैट इज तमिलनाडु को बोला जाता था ये पहले। ओके, देखो, तमिलनाडु की पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में जो पूछा गया है, ये साउथ इंडिया का तमिल स्पीकिंग रीजन था जो रफली 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई के बीच फ्लरिश हुआ था। लेकिन इसके बारे में हमने मेनली संगम लिटरेचर से इंफॉर्मेशन मिली थी। बेसिकली तमिलनाडु को तब तमिलहम बोला जाता था। ओके, यहाँ के अगर हम चीजें देखें तो यहाँ पे 3 क्राउन्ड किंग्स होते थे। ओके, जिनको बोला जाता था मूवेंदार। ठीक है, 3 मेजर रूलिंग डायनेस्टी थी यहाँ पे, चेरा, चोला और पांड्या। ओके, जो पुराना तमिलहम यानी कि पुराने तमिलनाडु में। ओके, इन्हें कलेक्टिवली मूवेंदार या फिर 3 क्राउन्ड किंग्स कहा जाता था। ये रूलर्स ट्रेड, एग्रीकल्चर और कल्चर को प्रमोट करते थे बेसिकली। ठीक है, इसी में हमारा एक था तिनाई सिस्टम। ठीक है, तमिल सोसाइटी की सबसे यूनिक फीचर थी ये तिनाई सिस्टम। सोसाइटी को ज्योग्राफी के बेसिस पर 5 इकोलॉजिकल जोन्स में डिवाइड करा गया था, 5 अलग अलग एरियाज में। क्या क्या थे वो? एक तो आता है कुरिंजी, दैट इज हिली रीजन, मुलई फॉरेस्ट, मरुताम एग्रीकल्चरल प्लेन्स, नैनीताल कोस्टल और पलाई ड्राई रीजन्स। ठीक है, हर रीजन के अलग ऑक्यूपेशन और अलग लाइफस्टाइल होते थे। ओके, साथ ही साथ इसमें भी संगम सोसाइटी जो हमने अभी पढ़ा, संगम लिटरेचर वाली,
संगम लिटरेचर हमें सोसाइटी के बारे में बताती थी, लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशन में काम करते थे जैसे कि फार्मर, ट्रेडर्स, हंटर, आर्टिसंस, और किनशिप और क्लैन रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर। ओके, इनका पॉलिटिकल सिस्टम अगर अब हम देखें तो किंग या चीफ पॉलिटिकल सिस्टम का सेंटर होते थे। उनका काम था बेसिकली प्रोटेक्शन देना, वॉर्स को लीड करना, पोइट्स और आर्टिस्ट को सपोर्ट करना, और किंग्स अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स वगैरह भी एक दूसरे को देते थे। ओके, यहीं अगर हम बात करें ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो तमिलनाडु ट्रेड के लिए बहुत फेमस था क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सपोर्टर्स थे। पेपर, पर्ल्स, टेक्सटाइल, आइवरी, ऐसे जो चीजें थी जो रोमन एम्पायर के साथ भी ट्रेड होता था वो यहीं से होता था। ठीक है, इसी वजह से ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता था। ऑलराइट, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, एनालाइज द न्यू सोशल ग्रुप्स that emerged in the 6th century BC. What major changes took place in society? क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या कैसे न्यू ग्रुप्स एमर्ज हुए थे, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 6th सेंचुरी बीसी में आयरन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई थी, टाउन्स वगैरह डेवलप हो गए थे, और ट्रेड और कॉमर्स ग्रो हुआ था। 4 चीजें, ठीक है, आयरन, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन, टाउन्स का डेवलपमेंट और ट्रेड और कॉमर्स का ग्रोथ। ठीक है, इन सब चेंजेस की वजह से सोसाइटी में नए सोशल ग्रुप्स एमर्ज हो गए थे जो ये चीजें फॉलो करते होंगे। सबसे पहले देखते हैं, राइज ऑफ मर्चेंट क्लास हो गया था क्योंकि ये नया ग्रुप था सबसे। इसमें आते थे वानिक या फिर श्रेष्ठी जिन्हें हम मर्चेंट्स कहते थे। ट्रेड के बढ़ने से मर्चेंट वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल बन गए थे, और ये लोग श्रेणीज, गिल्ड्स बनाते थे जो ट्रेड और प्रोडक्शन के लिए रेगुलेट करते थे। श्रेणीज, गिल्ड्स मतलब जगहें थी ऐसी जहां से ट्रेड होता था। ओके, बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी मर्चेंट्स ने काफी सपोर्ट करा था, हमने बात करी थी अभी ये चीज की। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ गृहपति क्लास। देखो, गृहपति का मतलब है वेल्दी हाउस होल्डर। इनके पास एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा था, पैसा बहुत ज्यादा था, बिजनेस एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा थे ये, और ये लोग रूरल और अर्बन दोनों सोसाइटी में अपनी इंपॉर्टेंस रखते थे, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट था इनका। ठीक है, राइज ऑफ क्षत्रिय पावर। जनपदास और महाजनपदास के राइज के साथ क्षत्रिय रूलर्स की पावर बढ़ गई थी। पावरफुल किंग ने बड़ा स्टेट्स एस्टैब्लिश किए थे, और इसी पीरियड में बुद्धा और महावीरा दोनों क्षत्रिय बैकग्राउंड से आए थे। ठीक है, श्रमणा ट्रेडिशन बहुत फेमस है। ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप एमर्ज हुआ था एक, इसमें शामिल बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जैन और वॉन्डरिंग टीचर्स थे। ये वैदिक रिचुअल्स और ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, जो कास्ट सिस्टम था उसको चैलेंज करते थे। ऑलराइट, लोअर सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ लेबर, सर्वेंट और स्लेवर्स, इनका भी संख्या जो है बढ़ने लग गई थी, और ये सोशल हायरार्की के लोअर लेवल पे थे, सबसे नीचे। ठीक है, अगर हम वुमेन का पोजीशन देखें कि वुमेन की पोजीशन मिक्स्ड थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने वुमेन को कहा था भिकुनी, दैट इज नन, बनने की अपॉर्चुनिटी दी थी। इससे वुमेन को रिलीजियस लाइफ में पार्टिसिपेशन का चांस मिलता था, बट वैसे ब्राह्मण सोसाइटी में वुमेन को नहीं माना जाता था इतना। ओके, अब हम मेजर चेंजेस की बात करें तो अर्बनाइजेशन हो गया था, टाउन्स वगैरह डेवलप हो गए थे, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आ गए थे, वर्ना सिस्टम जो है धीरे धीरे बर्थ से हेरिडिटी का बन रहा था, यानी कास्ट सिस्टम जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहे हैं, विद रेफरेंस टू द 16 महाजनपदास एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मगधा टू सुप्रीमेसी। चलो इतना पहले पढ़ लो, ठीक है, इतना पढ़ो काफी रहेगा। आगे इसमें ऑलराइट मेरे ख्याल 15 क्वेश्चंस हैं टोटल। अगर हुआ तो मैं एक और पार्ट बना दूंगी, वरना अभी के लिए इतना करो, इतना भी काफी है, हमने काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ओके, तो इतना पढ़ो। अगर ये चाहिए हो तुम्हें ये पूरा पीडीएफ, तो तुम नीचे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से टेलीग्राम चैनल पे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।